Good evening, students. So today we will be doing Parajumbles odd sentence out. We discussed in 2 classes the normal Parajumble. Today we will be discussing odd sentence out. So what happens in these type of questions is 5 sentences will be given and 1 sentence is out of context. I mean, out of the 5, 4 are part of a particular passage. 1 sentence is out of context and you have to identify that. It looks easy, but it is not. But out of all the verbal ability questions, there are 3 types of questions that come. Summary type, out of 10 questions of verbal ability, out of 34. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कितने होते हैं? 24. आई होप अब तक के पता है आपको, है ना? ऑड सेंटेंसेस एंड पैराजम्बल्स. This is the easiest according to me. This is the second easiest and this is very difficult. Personally, I will suggest कि इसको छोड़ भी दो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गलत होने की चांसेस ज्यादा है पैराजम्बल्स की. लास्ट क्लास में अपन किए थे वो इजी वाले पैराजम्बल्स थे. अब जब कैट में जो आते हैं जिसमें ऑप्शंस नहीं होते, आपने मॉक्स में देखा होगा बिना ऑप्शंस वाले होते हैं, वो करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए. बट ये थोड़े ट्रिकी होते हैं, बट हमें एक बार समझ में आ जाए, जो लास्ट क्लास में हम किए थे उससे एक लेवल ज्यादा है. ठीक है, तो हम जो लास्ट क्लास में अप्रोच लगाए थे वैसे ही अप्रोच अभी करेंगे. क्या अप्रोच थी हमारी? हम ये देखते थे कि पैराजम्बल्स में अरेंज करने का देखते थे. हम अरेंज करने का देखते थे तो वी यूज्ड टू लुक एट द प्रोनाउंस एंड देन सी इस प्रोनाउन के पहले कौन सी चीज आएगी, क्या हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या. उसी तरीके की अप्रोच यहाँ पर लगाएंगे. ये करने मत जाना कि यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस. डू नॉट डू दैट. What I mean is that suppose 1, 2, 3, 4, 5 sentences दिए हैं, 3 is the odd one out. You have to identify that. I am just telling you, अगर आंसर 3 है, तुमको लगता है 3 है, या आंसर तक के आने के लिए ये मत देखना कि बाकी 4 किस ऑर्डर में अरेंज होंगे, उसकी जरूरत ही नहीं है. आप उसको सही ऑर्डर में अरेंज वैसे भी नहीं कर पाओगे. अगर वो आ गया तो फिर एडवांस पैराजम्बल भी आ जाएगा. ठीक है, तो हमें सिर्फ ऑड वन आइडेंटिफाई करना है. ऑड वन आइडेंटिफाई करना है तो जो 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनकी हम मैसेज को समझें. उनमें से कोई सा एक ऐसा दिखेगा जो बाकी 4 जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं उसके साथ मैच नहीं हो रहा है. ठीक है, ऐसा होगा कि वो मैच नहीं हो रहा है. बाकी 4 एक आइडिया कन्वे कर रहे हैं, ये उस आइडिया से सिमिलर तो है बट उस आइडिया का पार्ट नहीं है. सिमिलर कैसे होता है? सब्जेक्ट 5 के सेम रखते हैं ये. ऑल 5 विल बी टॉकिंग अबाउट सेम थिंग, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं. इसलिए आइडिया पे फोकस करना कि किस चीज के बारे में बात हो रही है. ठीक है, करते करते समझ में आएगा. फर्स्ट वाले कुछ इजी है बट ये भी गलत करते हैं लोग, मुझे पता है. आराम से करो. फर्स्ट आप लोग तो करके आए होगे, राइट? मैंने शीट कल ही भेज दी थी. हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड इट? आई आस्क्ड यू टू अटेम्प्ट फर्स्ट 15 क्वेश्चंस. ठीक है, तो अटेम्प्ट करके आए हो, बढ़िया. जो नहीं अटेम्प्ट करके आया उसको भुगतने दो, अपन तो भागते हैं करते हैं. चलो बताओ फर्स्ट का क्या आंसर है. सीक्वेंस मत बताना यार, मेरे लिए कोई काम का नहीं है सीक्वेंस. सीक्वेंस बता रहे हो तो आप बेवकूफी कर रहे हो, आपको उस रास्ते जाना ही नहीं है. ठीक है, राइट. सो कुछ लोग बोल रहे हैं आंसर 3rd है, कुछ लोग बोल रहे हैं 2 है. ऑल राइट, लेट मी टेल यू व्हाट इज द आंसर. आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. ठीक, चलो देखते हैं कैसे. अभी इसको अप्रोच मैं कैसे करूंगा. Then a photo appeared with an X and a flashing arrow marking the spot. Then a photo appeared. Then a photo appeared. हिंदी में मैं अपने मदर टंग में सोचता हूँ, वैसे सोचने लगता हूँ. फिर एक फोटो आई, फिर एक फोटो आई, यानी कोई इवेंट की बात कर रहा है जिसका ये सीक्वेंस है ना. फिर एक फोटो आई. तो अगर मैं ऐसा कुछ पता कर लूं कि यार इसके पहले क्या आया होगा, तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि 1 या तो पैराग्राफ का पार्ट है या नहीं है. अगर इसके पहले क्या हुआ होगा वो मेरे को मिल जाए तो मैं वो बोल सकता हूं कि 1 पार्ट है या नहीं है. तो ये यहां पर मेरे को प्रोनाउन मिल गया, मैं उसी से चलता हूं. फिर आगे बोल रहा है, विद 20 मिनट्स ऑन माई हैंड आई आस्क्ड इट टू फाइंड द बेस्ट प्लेस फॉर मी टू सिट व्हाइल वेटिंग फॉर द कंप्यूटर, वेटिंग फॉर माई ट्रेन. इट,
आई आस्क्ड इट टू फाइंड, ये इट किसको रेफर कर सकता है? मैंने उससे पूछा कि ट्रेन में मेरे बैठने के लिए कौन सी जगह रहेगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी, बस ये समझ में आया कि मेरे को इट देखना है, देन देखना है। थर्ड बोल रहा है कंप्यूटर्स में वन डे बी एबल टू रीजन एग्जैक्टली एज ह्यूमंस डू बट दे विल एवर बी एज डम्ब। अब ये तो पहले के दो से मैच ही नहीं कर रहा है। क्यों मैच नहीं कर रहा है? क्योंकि एक जनरल सा स्टेटमेंट, पहले के दो तो फिर भी एक इवेंट के पार्ट लग रहे हैं। मेरे पास 20 मिनट हाथ में थे, मैंने उससे पूछा मैं कहां बैठूं, बीच में कुछ हुआ होगा, फिर एक फोटो अपीयर हुई, तो इस एक स्टोरी के पार्ट लग रहे हैं। ये एक जनरल स्टेटमेंट लग रहा है। कंप्यूटर्स में वन डे बी एबल टू रीजन एग्जैक्टली एज ह्यूमंस डू बट दे विल दे एवर बी डम। मेरे को यहां तक के कोई प्रॉब्लम नहीं है कंप्यूटर्स के बारे में, बाकी भी चीजें ये भी है, बट विल दे एवर बी एज डम? क्या ह्यूमन बींग्स के डम्ब नेचर के बारे में कहीं भी बात हुई है? दिस इज टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी डिफरेंट। लेट अस लुक एट 4. A team of scientists had set up a table with a laptop running the latest pattern recognition software and they were asking passerbys to suggest questions for the computer. अच्छा, तो ये दोनों लिंक हो गया यार। साइंटिस्ट लोग बैठे थे लैपटॉप लगा के और बोल रहे थे कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, आप इससे क्वेश्चन पूछो। ये बोल रहा है मेरे पास 20 मिनट थे इसलिए मैंने बोल दिया कि बता ट्रेन में कहां पर बैठूं। उसके बाद क्या हुआ, उसने बताया, फिर कंप्यूटर में ये दिखाते हैं ना, द वर्ड प्रोसेसिंग ब्लिंक्ड ऑन द स्क्रीन फॉर अ मिनट और सो। 1 मिनट तक के वर्ड प्रोसेसिंग ब्लिंक हुआ, उसके बाद एक फोटो अपीयर हुई। 5 और 1 में भी लिंक है। ठीक, ये डम्बनेस की बात कहीं पर भी नहीं की थी। सही ऑर्डर इसका 4 to 5 1 होगा, बट नॉट रिक्वायर्ड, not required because you will waste your time if you get into that mindset. Answer is option number 3. Quite a few gave me the right answer. कुछ लोग 2 बोल रहे थे, बट बेटा 2 तो स्टोरी का पार्ट है, ये तो एकदम जनरल स्टेटमेंट है और इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। चलो, ये बहुत इजी है, एक छोटा सा लिंक अगर पकड़ दोगे तो पूरा आंसर सही है। बताओ इसका आंसर। वेरी नाइस, I am getting all the right answers. Yes, 2 is the right answer here. Why 2? Because अपन अपने तरीके से पढ़ते हैं जैसे पैराजंबल्स करते हैं, तो इसमें बोला है ही सेड, तो हमारा तो तुरंत का काम हो जाएगा यार, ये ही कौन होगा? ही कौन होगा? कहीं पर भी ही की तो बात ही नहीं की है। जो मर गए हैं वो लोग के बारे में तो बोल नहीं सकता कि उन्होंने बताया, ये दोनों तो मर गए हैं वैसे ही, तो ही की बात तो कहीं की ही नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, उसमें बाकी कुछ देखना ही नहीं। ठीक है, तो आई हैव गॉट सेवरल राइट आंसर्स। आई नो हाफ द क्लास हैव नॉट सॉल्व द शीट बट नथिंग कैन बी डन। अब भुगतना तो पड़ेगा, मतलब आप करके आओ, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ 8. Yes, all of you are giving me right answers so far. बस इतने लोग करके आए, इज दैट इट? And 18, 19 of you have done. That's a good enough number. Yes, you all are right. Everyone has given me the right answer. Answer is option number 3. Great. So I don't have to explain this because everyone has given the right answer, and those who have not completed the sheet, not attempted it, class is not meant for you, so you can leave the class. Next question. Yes. आंसर कम ऑन, कम लोगों का आया है इसमें।
या सो ऑलमोस्ट एवरीवन हैज गिवन मी द राइट आंसर. आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. राइट ये तो बिल्कुल ही अलग है कि उसने अपनी जमीन किसको छोड़ करके गई. इसमें फिर भी एक का गलत आंसर था तो मैं बता देता हूं. देखो, इन हिज विल शेक्सपियर लेफ्ट द बल्क ऑफ हिज लार्ज एस्टेट टू हिज एल्डर डॉटर सुजाना. विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश पोएट, प्ले राइट एंड एक्टर. ये तो बढ़िया लग रहा है, चालू यहीं से होगा. ठीक है. शेक्सपियर इज वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स एमिनेंट ड्रामाटिस्ट. इससे चालू होगा, ये फॉलो करेगा. His play have been translated. ये सारी चीजें उसके प्ले के बारे में है, उसके आर्टिस्ट होने के बारे में है. फिर his father was a successful local businessman and his mother was the daughter of a landowner. ये उसके पेरेंट्स के बारे में है. किसी भी ऑर्डर में हो अभी मेरे को फर्क नहीं पड़ता. अचानक से अपनी लार्ज एस्टेट और अपनी डॉटर के बारे में, मतलब शेक्सपियर की डॉटर के बारे में वो क्यों बात करेगा. आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. इसको थोड़ा सा ट्रिकी है, ये थोड़ा सा आराम से करो. ओके, अब ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है जैसा मैंने बताया. ठीक है. अब आप में से ज्यादातर लोग आंसर कर रहे हैं 2, है ना, जो कि गलत आंसर है. ठीक, तो पहले मैं 2 को हटा देता हूं. ठीक, आप लोग क्योंकि 2 आंसर कर रहे हैं तो मैं 2 को हटा देता हूं. अब देखते हैं. वी हैव सीन हिज ग्रोइंग मैच्योरिटी, हिज कंसिस्टेंसी एंड हिज लीडरशिप एबिलिटीज. क्या बोल रहे हैं? हमने उसकी बढ़ती हुई मैच्योरिटी, उसकी बढ़ती हुई कंसिस्टेंसी और उसकी बढ़ती हुई लीडरशिप एबिलिटीज को देखा है. मतलब ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है, या पास्ट कंटिन्यूअस बोलना चाहिए. वी हैव सीन होता चला जा रहा है लेकिन अभी भी, यानी पास्ट से हम देखते आ रहे हैं, अभी भी हो रहा है. किसी की ऐसे की बात कर रहा है. द इंटरेक्शन आई हैड विद चंदू बोर्डे एट द पूना क्लब वाज एजुकेशनल टू से द लीस्ट. तो ठीक है, आपको लग सकता है ये ही या हिज चंदू बोर्डे के बारे में हो. ठीक. डिस्पाइट दिस, ये क्या है? डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, it is fascinating what one can discover when there is a blend of knowledge and sensibilities of a third man's perspective about the emergent idol. ये लाइन क्या बोल रही है? ये लाइन बोल रही है इसके बावजूद. ये बड़ा फैसिनेटिंग लगता है जब हम किसी सेंसिबल थर्ड पर्सन से सुनते हैं एक एमर्जेंट आइडल के बारे में. तो यहाँ पर 2 इंसान के बारे में बात कर दिया है. एक एमर्जेंट एक थर्ड मैन्स पर्सपेक्टिव जिसको नॉलेज और सेंसिबिलिटी है, और एक एमर्जेंट आइडल. ठीक, 2 लोगों के बारे में बात किया है. 5th बोल रहा है बोर्डे वाज नॉट गिवन हिज ड्यू, द सिलेक्शन पॉलिटिक्स वाज डीपली रूटेड इन इंडियन क्रिकेट बैक देन. बोल रहा है बोर्डे को उनका ड्यू नहीं मिला. एक तरफ बात कर रहा है, अगर बोर्डे के बारे में ही स्टेटमेंट 1 है तो एक तरफ बोल रहा है कि हमने सब अच्छी चीजें देखी, और 5th बोल रहा है उनको उनका ड्यू नहीं मिला. उस समय सिलेक्शन पॉलिटिक्स डीपली रूटेड था इंडियन कल्चर में उस समय. ये तो पास्ट की बात कर दिया पूरे के पूरे. तो अगर हमने देखा ये अगर ऐसा था तो 1 हो नहीं हो सकता. 5 और 1 एक साथ नहीं रह सकते. द थिंग इज 5 और 1 एक साथ नहीं रह सकते. दोनों अलग अलग चीजों के टाइम के बारे में बात कर रहे हैं. बैक देन वी आर सीइंग नाउ. बैक देन वी आर सीइंग नाउ. बोथ कैन नॉट बी टुगेदर. नाउ यू डिसाइड क्या होगा. 5 और 1 अगर नहीं है तो 4 पार्ट है डेफिनेटली. 4 पार्ट है, यानी 2 लोगों की बात हो रही है, एक थर्ड मैन्स पर्सपेक्टिव और एक एमर्जेंट आइडल. एमर्जेंट आइडल इज विराट कोहली, नॉट चंदू बोर्डे, क्योंकि वो तो पास्ट का है. आंसर इज ऑप्शन नंबर 5. ठीक, इसका अगर सीक्वेंस होगा तो ये होगा 2 1 4 3. Virat Kohli is an inspiration role model for the youth today. We have seen his growing maturity, his consistency and his leadership ability. हमने ये देखा है उसकी मैच्योरिटी को बढ़ते हुए, उसकी कंसिस्टेंसी को बढ़ते हुए. लेकिन फिर भी
अच्छा लगता है जब किसी सेंसिबल थर्ड पर्सन से उसका पर्सपेक्टिव जाने एक एमर्जिंग आइडल के बारे में। फिर बताया कि मेरा इंटरेक्शन चंदू बोर्डे से हुआ, जो कि थर्ड मेंस नॉलेज एंड सेंसिबिलिटी वाला थर्ड मेंस पर्सपेक्टिव बोल रहा है, पुणे क्लब में, और उनसे मुलाकात एक एजुकेशन था अपने आप में। आंसर इज फिफ्थ। ठीक, गॉट इट। जिनका गलत हुआ था उनको समझ में आया? ठीक, ग्रेट। चलो ये बताओ, ट्रिकी है? वेरी गुड समीक्षा, हर्ष। ज्यादातर गलत दे रहे हैं इसमें भी। चलो अब कम आंसर आने लगे हैं, लगता है 10 तक के बना के आए थे तुम लोग। तो मेरे को आंसर मिल रहा है 2, 3 और 4 में। ठीक, 3 तो किसी एक ने ही दिया है, ज्यादातर 2 या 4 बोल रहे हैं। चलो देखते हैं। द टोन वॉज सेट फ्रॉम द फर्स्ट मिनी ट्रेलर ऑफ द फिल्म इटसेल्फ। मूवी की टोन फर्स्ट मिनी ट्रेलर से ही सेट हो गई थी। द मॉर्निंग शोज द डे दे से, लग रहा है बड़ा अजीब सा है। द फिल्म वॉज बाउंड टू बी मिजरेबली मशी, इमोशनल। 1 और 3 डेफिनेट लिंक है। 1 बोल रहा है कि जो टोन है वो फर्स्ट ट्रेलर से ही समझ में आ गया था, सेट हो गई थी, फिल्म तो इमोशनल होनी ही थी। और फिफ्थ भी जुड़ा हुआ है। और ऑनेस्टली जैसे ही पिक्चर हाफ में पहुंची, हम अपने आंसू पोंछ रहे थे डिसबिलीफ में। तो 1, 3 और 5 तो एकदम श्योरली लिंक्ड है। The tone was set for the first mini trailer of the film by the first mini trailer of the film itself. The film was bound to be miserably mushy, and honestly, halfway through the film, you will find yourself wiping your eyes in disbelief. अब बचे दो। सुबह दिखाती है कि दिन कैसा होता है, 2 बोल रहा है। सुबह दिखाती है कि आने वाला दिन कैसा होगा, 2 बोल रहा है, जो कि 1 से मैच कर रहा है। उसी तरीके से मूवी की टोन भी उसके ट्रेलर ने सेट कर दी थी। ठीक, 4 देखो क्या बोल रहा है। द फिल्म इज वन सच एंड्योरेंस टेस्ट फॉर व्यूअर्स, वन सच। फिल्म भी एक ऐसा ही एंड्योरेंस टेस्ट है। तो क्या करना चाहिए था तुमको? ये देखना चाहिए था भाई, किसी भी 4 सेंटेंसेस में कोई टेस्ट की बात हुई है क्या? कोई एंड्योरेंस टेस्ट जो बोल रहा है, कोई टेस्ट की बात हुई है क्या? पैरामीटर की बात हुई है क्या? नहीं हुई है, तो ये आंसर है तुम्हारा। ठीक है, गॉट इट। जिनका 2 था, सिली मिस्टेक थी ये, पिछला तो फिर भी ट्रिकी था। एक्सक्यूज मी। राइट। देखो, फिफ्थ और फोर्थ तुम लोग बोल रहे हो, एक सही आंसर है डेफिनेटली इसमें से ही। मैं फिर से तुम लोगों को 1-2 मिनट का टाइम देता हूं, तुम लोग एनालाइज करो, फिट करने की कोशिश करो, इन दोनों में सही है, एक बार और देख लो, फिफ्थ और फोर्थ में सही है, आधे लोग सही है।
All right. So answer is option number 4. This is the odd one out. Brilliant. I gave time and I think after I gave time, most of you gave me the right answer. बेटा लॉजिकली सोच के देखो अभी, ठीक है क्या बोल रहा है वो। ये बोला कि ये फेस्टिवल के बारे में बात किया, ठीक। फिर इंट्रोडक्शन 1 से इंट्रोड्यूस कर दिया ये फेस्टिवल को। फिर 3 आएगा कि द 3-day फेस्टिवल बिगेन विद अ सोलो कथक रिसाइटल बाय त्रीना रॉय। फेस्टिवल चालू कैसे हुआ। फिर आ रहा है उसने कैसे स्टार्ट किया। शी स्टार्टेड विद गणेश वंदना फॉलोड बाय सम यूजुअल पीसेस ऑफ कथक रेpertoire इन 3 ताल। अब बचा मैं ओपनिंग डे से सीधा द 3-day द फाइनल डे बिगेन में चला जाऊं, सेकंड डे को गोल मार दूं, या फिर त्रिना रॉय के डांस के बारे में सेकंड में बात हो रही थी। सेकंड में जो बात हो रही थी कि उसने किस तरीके से डांस स्टार्ट किया था, उसके डांस के बारे में ही लिखूं, या फिर फर्स्ट डे बताऊं, सेकंड डे नहीं बताऊं, और थर्ड डे कैसे शुरू हुआ था वो बताऊं, वो भी थर्ड डे की शुरुआत में, थर्ड डे की एंड नहीं। ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी ठीक है, क्लोजिंग सेरेमनी ठीक है, समझ में आता है, बट लास्ट डे की फर्स्ट सेरेमनी क्यों बताऊंगा मैं। दैट्स अनयूजुअल, राइट। या तो आई टेल अबाउट एवरी डे, आई कांट स्किप वन, इलॉजिकल। तो बेटर इज दिस कि उसके डांस के बारे में बात कर रहा था मैं यहां पर, ये उसको आगे लेकर के जाए, ठीक है। और तो और एक चीज और देखो, फोर्थ के बारे में ना नेगेटिव भी है। सब चीजें अच्छे अच्छे लिख करके यहां पर ये बोलेगा कि फाइनल डे इससे शुरुआत हुआ था और उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। ये भी थोड़ा सा अटपटा सा है। कुछ नेगेटिव चीज इसके पहले बोला नहीं और फिर अगर अचानक से अगर बोल देगा कि इट वाज नॉट अप टू द मार्क। गॉट इट। अमरीन, आई होप तुम्हें पता है हम क्या कर रहे हैं ना, हम पैरा जंबल्स अरेंज नहीं कर रहे हैं। चलो ठीक है, ये वाला नेक्स्ट 13th। नाइस। आंसर इज, कुछ लोग गलत दे रहे हो यार, फिर बहुत इजी क्वेश्चन है ये। थॉमस एक्विनास बोरिंग फ्रॉम एरिस्टोटल डिवाइज्ड एन इंजेन्युअस 2-step strategy for answering that question। 2-step strategy for answering an question, यानी मेरे को स्टेप 1 और स्टेप 2 मिलता, ये होता तो। बट व्हाट कुड दैट मीन, नहीं पता। इन द सेकेंड इट इज नेम फॉर एवरीथिंग दैट इज ऑफ इटसेल्फ विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, नहीं पता। ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। As the same J.S. Mill pointed out in his essay Nature, there are two ways of understanding the world. Two ways of understanding the world, या two-step strategy. In the first meaning, nature is this. In the second, it is this. तो ये आप में से या तो मेरे को आंसर कोई 1 भेजता या 4 भेजता तो समझ में आता, उसके अलावा कोई आंसर क्यों, आप सोचो ना, खुद सोचो। या तो ये फर्स्ट और सेकंड 2 वेज होंगे या 2-step स्ट्रैटेजी होंगे। वेज ही है क्योंकि ये मीनिंग बोल रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग दी वर्ड, 2 वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दी वर्ड है, तो मीनिंग नंबर 1 और मीनिंग नंबर 2 ये। बट व्हाट कुड दैट मीन, ये आता 4 के बाद, ये अजीब सा सेंटेंस है, जरूरत भी नहीं है। बट 1 से 1 तो आएगा ही नहीं, तो 4 2, ये 2 कहीं भी आ सकता है, इनफैक्ट थर्ड के बाद भी आ सकता है, बोलेगा कि पता नहीं इसका मीनिंग क्या है, ये भी हो सकता है। तो नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। इनफैक्ट 2 मेरे ख्याल से बाद में ही आएगा। 4 5 3 एंड 2 ऐसा कुछ होना चाहिए, 4 5 3 2 या
बहुत कम लोगों का सही आंसर है ये। इसमें लेट मी टेल यू, राजेश, आई थिंक राजेश का सही है, अमरीन का सही है, राहुल त्रिपाठी आई थिंक सही है, हर्ष का सही है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। चलो देखो आराम से देखते हैं, है ना। शी इज अ 5 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन, शी की बात कर रहा है तो डेफिनेटली ये शारापोवा हो सकता है, बात किया है उसके, तो देख के लगता है 1 तो होगा पार्ट, ठीक है। टेनिस इजंट द ओनली गेम गोइंग ऑन एट यूएस ओपन। यूएस ओपन में सिर्फ टेनिस नहीं खेला जा रहा है, ठीक है। वी आर कंप्लेनिंग अबाउट शारापोवा हैज बिकम प्रैक्टिकली अ स्पोर्ट इटसेल्फ। बोल रहे टेनिस नहीं खेला जा रहा है, यहाँ पर शारापोवा की कंप्लेन बस की जा, मतलब वो भी की जा रही है, प्रैक्टिकली यही स्पोर्ट हो गया है। लिसन टू द क्राउड्स एंड मारिया शारापोवा सीम्स पॉपुलर as ever. Listen to the competitors and it is clear she hasn't been welcomed back with open arms. तो 2, 3 और 4 रिलेटेड नहीं लग रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यूएस ओपन में सिर्फ टेनिस नहीं खेला जा रहा है, जहां पर शारापोवा को प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकली it has become a sport to complain about Sharapova. Not only tennis is getting played, कुछ पॉलिटिक्स जैसी चीज भी हो रही है। क्राउड की सुनो तो वो अभी भी पॉपुलर है, कॉम्पिटिटर्स की सुनो तो क्लियर है कि कॉम्पिटिटर्स उसका स्वागत नहीं कर रहे हैं कि वापस शी इज कमिंग बैक टू यूएस ओपन पर है। 2, 3, 4 तो एकदम लिंक्ड है। अब 1 और 5 की बारी आई। क्या आएगा? 5 है, क्योंकि 5 में प्लेयर्स के बारे में जो है वो एलिना स्विटलोनी कह रही है कि हर किसी की अपनी ओपिनियन है। क्राउड की सुनो तो क्राउड की अपनी है, कॉम्पिटिटर की सुनो तो कॉम्पिटिटर की अपनी ओपिनियन है। तो एवरीबडी हैज द ओन ओपिनियन। So the entire these 5 things, it was describing a event. It is describing a event, right? And this is a neutral statement which tells about what Maria Sharapova is doing and why she is still popular among the crowd. वैसा है। बट जो ओवरऑल पर्पस है वो ये बताने के लिए लिखा गया है कि टेनिस से ज्यादा भी कुछ यहाँ पर हो रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है शारापोवा के बारे में। ओके, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, right. I think 80-90% of you gave the right answer. It is option number 2. Obviously option number 2. क्यों 3 होगा बेटा? राहुल 4 बोल रहे हो, क्या क्यों बोल रहे हो? सारे चीजें नेगेटिव बारे में नेगेटिव है, सिर्फ यही चीज पॉजिटिव है कि न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन इंप्रूव हो गया है, बाकी सारी चीजें नेगेटिव उसके बारे में बात कर रही है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। The return of Dillas to Mumbai and the paralysis suffered by the city bring up the question why Indian cities are unable to improve their resilience to extreme weather. Dillas मतलब flood. मुंबई में फ्लड वापस आ गई और हमारे सामने क्वेश्चन है कि क्यों इंडियन सिटीज में चीजें बेटर नहीं होती है। As the nucleus of the financial activity, Mumbai's losses naturally have national implication. All these bring back memories. सारे देखो, सारी चीजें जो है नेगेटिव बात की हुई है, 2 में बस पॉजिटिव बात हुई है। अच्छा, तुम 2 बोले थे तो कौन सा राहुल ने 4 बोला है?
शायद पिछले वाले से मिसमैच हो गया। आदित्य ने थर्ड बोला था। राहुल, मैं तुम्हारा गलती से देख लिया शायद। हाँ, थर्ड एक ही आंसर था। तो ये क्या हो? ओके, या 16th का आंसर इज 5। गलत है ये कुछ लोगों का, तो देख लेते हैं। It failed to prepare students under its school education board for demanding common entrance test conducted by CBSE, and it could not defend before the judiciary its controversial decision to block 85% of medical seats for state. It failed. कोई फेल हो गया अपनी स्टेट में, बच्चों को ये बचा, किसी स्टेट की बात की है, ठीक है। In the process, it has completely let down aspiring doctors from the state. This is one failure that Tamil Nadu government will struggle to live down. Its handling of the challenge posed by the new norm that all medical admission should be based solely on national eligibility come entrance test has been disaster. ये चारों उसी के फेलियर और हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन के बारे में है। फिफ्थ इज कंप्लीटली आउट ऑफ स्कोप, ठीक है। आई थिंक अब कम लोग बनाए हैं, तो आई एम गिविंग यू 2 minutes टाइम टू सॉल्व 17th क्वेश्चन। ओके, 17 आंसर इज 4। ठीक, देखते हैं, काफी लोगों का सही आंसर है। We are not in the relevant sense part of nature, not even that part of nature that consists in our fellow animals and still less plants. Okay. Nature is the realm of laws, stern and unbreakable, and morality that of freedom. तो दो चीजों के बारे में बात कर रहा है सेकेंड सेंटेंस में, नेचर क्या है, मॉरलिटी क्या है। If there is anything to these points of contrast, then what seems at first a mere platitude sounds like more like an absurdity. ये कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है ना, नेचर क्या है, ऐसे लॉ जो अनब्रेकेबल है, मॉरलिटी क्या है, फ्रीडम, दो ऑपोजिट चीज लग रही है।
नेचर इज हाउ थिंग्स आर, मोरालिटी हाउ दे ऑट टू बी रिलेटेड। ठीक है, राइट। ये फोर्थ, दो वी आर मेनली इंटरेस्टेड, अब देखो, दो वी आर मेनली इंटरेस्टेड इन अवर ओन वेलफेयर, वी हैव एम्पैथी फॉर अदर्स। सारी चीजें नेचर के बारे में या मॉरलिटी के बारे में बात कर रही थी, ये फोर्थ क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में बात कर रहा है, बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस। आंसर इज फोर्थ। ठीक है, एब्सर्ड मीन्स एब्सर्ड कैसे, बकवास, एब्सर्ड इज बकवास। ठीक है, हिंदी में जो हम बोलते हैं। थर्ड लाइन का मीनिंग समझाओ, इफ देयर इज एनीथिंग टू दीज पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट, then what seems at first a mere platitude seems more like an absurdity. प्लैटिट्यूड मतलब जो घिसी पिटी बात है। ठीक है, तो अगर ये हम कॉन्ट्रास्ट को देखें तो हमें पहले तो लगता है कि ये बहुत सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन इट साउंड्स मोर लाइक बकवास, दैट इज व्हाट इट मीन्स। ओके, ये वाले किए हो 18 ऑनवर्ड्स। ठीक है, अभी कर लो। अरे विशाल, सिर्फ पानी गर्म करने बोला था मैं, पानी गर्म, ये नहीं चाहिए मेरे को। नींबू डाल के थोड़ा सा आइस। ओके, आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है। सॉरी, वही मैं, आई हैव सीन द रॉन्ग शीट। ओके, sorry, answer is option number 2. Okay, let us see. According to the 20th century French philosopher Jean-Paul Sartre, existence precedes essence. अपन ने जेपी सार्ट्रे फिलोसफी वाले पैसेजेस पढ़े, एग्जिस्टेंस, कोई इसका मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन भी दिया था एग्जिस्टेंशियलिज्म का, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, कौन दिया था, याद है क्या, एग्जिस्टेंशियलिज्म पर? ओके, शर्ली। ओके,
तो जेपी सार्ट्रे के हिसाब से एग्जिस्टेंस जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, इंसान का एसेंस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ओके, इन अदर वर्ड्स आई एम व्हाट आई डू, मैं वही बनता हूं जो मैं करता हूं, ठीक है, माई एग्जिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट। तो 1 और 5 ये तो जो है ये आपके एकदम रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। एंड व्हाट डज 2 और 3 और 4 टॉक अबाउट, इसको देखते हैं। In Sartre's view, this means love must always be fraught. This means सार्ट्रे की व्यू में इसका मतलब है लव हमेशा फ्रॉट होता है, फ्रॉट मतलब फिल्ड, a ceaseless conflict characterized either by masochism or sadism as both lover and loved ones। क्या पैसेज में ये सॉरी बाकी 4 सेंटेंस में कहीं भी लव एज एन इमोशन के बारे में बात हुई है? बात किसकी हुई है? हमारी लाइफ में पर्पस क्या है, उस तरीके की किसी चीज के बारे में बात हुई है। इन जनरल हमारी लाइफ के बारे में बात हुई है। ऑल दी अदर सेंटेंसेस दे रिलेट टू दैट। सेकेंड वन इट रिलेट्स टू लव व्हिच इज nowhere talked about। ठीक है, ठीक। जैसे 3 और 5 में भी देखो लिंक है। दिस makes life an anguish inducing experience as every one of our choices become a statement about what we think humanity should be, right? तो ये हमारे एसेंस, लाइफ और एसेंस के बारे में है। ओके, आंसर्स बताओ यार, बहुत कम आंसर आए हैं, 4-5 ही आए हैं। ओके, आई थिंक जितने अभी आंसर आए हैं उसमें से सिर्फ एक ही का गलत है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। ओके, सी ऑल अदर्स दे टॉक अबाउट दी म्यांमार में जो रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेकर के जो बोलना चाहिए कि उनका परसिक्यूशन कर रहे थे, उसके बारे में है। फिफ्थ इज समथिंग एल्स, इट टॉक्स अबाउट द नेशनल पार्टी और उनका क्या अनफिनिश्ड एजेंडा है। और ये देखो ना लैंग्वेज भी, which takes legitimate pride in its historic defiance of military जनता, यानी एक तारीफ कर रहा है
कि एक पार्टी जो गर्व करती है कि उसने कभी भी मिलिट्री जनता जो जो मतलब मिलिट्री वाले हैं उनको डिफाई किया है, उनका रूल नहीं आने दिया है, उनके गोल के बारे में बात कर रहा है। बाकी सारे जो है वो रोहिंग्या मुस्लिम्स के माइग्रेशन और परसिक्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, so lot of dilly dallying between 3 and 4. Answer is 3. Okay. Okay, let us see what it talks about. The Labour Party surprise announce. अच्छा, ये क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं ना, अब जैसे ये क्वेश्चंस आते हैं जो ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, यू विल रियलाइज ये जनरल नॉलेज बेस्ड ज्यादा हो जाते हैं। जिसको पहले से आइडिया है किस चीज के बारे में बात कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा रिलेटिवली आसान होता है। ब्रेक्सिट के बारे में है, लेबर पार्टी was the opposition party at that time in UK। ठीक है, तो ये कोई लेबर वगैरह से मत रिलेट करना, इट्स अ नेम ऑफ पार्टी, जैसे कांग्रेस बीजेपी है वैसा है। ठीक है, द लेबर पार्टी सरप्राइज अनाउंसमेंट दैट ब्रिटेन शुड कंटिन्यू इन द यूरोपियन सिंगल मार्केट at least for some time after March 2019 Brexit deadline reflects the late dawning of realization over disengaging with European Union। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, बोल रहा है कि लेबर पार्टी ने सरप्राइजिंगली ये अनाउंस किया कि ब्रिटेन जो है वो ब्रेक्सिट के बाद भी कुछ दिनों तक के यूरोपियन मार्केट, यूरोपियन यूनियन से जुड़ा हुआ रहेगा। ऑथर बोल रहा है उनको लेट रियलाइज हो रहा है कि डिसएंगेजमेंट इतना आसान नहीं रहेगा। वन, ये देखो इसकी भी टोन वैसी ही। इक्वली सिग्निफिकेंट इज द रूलिंग कंजर्वेटिव पार्टी सडन एक्सेप्टेंस ऑफ पॉसिबिलिटी दैट द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में स्टिल हैव अ रोल इन आफ्टर ब्रिटेन्स एग्जिट। तो 1 और 5 एकदम दोनों जो पार्टीज हैं उनके बारे में बात कर रहा है, और दोनों सेम तरीके की बात कर रहे हैं कि ब्रेक्सिट के बाद भी यूरोपियन कोर्ट का या यूरोपियन यूनियन का, दोनों का अलग अलग इंस्टेंस दिया है, कुछ ना कुछ से ब्रिटेन में रहेगा। तो 1 and 5 talks about that।
What is 2? It implies an acceptance of the principle of free movement of people from the bloc, a contentious issue that has alienated the opposition party's core support base during 2016 referendum. ये opposition party के बारे में बात कर रहा है कि वो accept कर रहे हैं इस चीज को कि लोग फ्री मूवमेंट जो है वो यूरोपियन ब्लॉक से फ्री मूवमेंट जो उनका पहले था उस इश्यू को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है. थर्ड, ब्रुसेल्स, ये यूरोपियन यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया है ना. ब्रुसेल्स हैज एवर सिंस द जून 2016 रेफरेंडम. ये कौन सा रेफरेंडम आ गया? रेफरेंडम तो मार्च 2019 में हुआ था, तो ये नया रेफरेंडम कौन सा आ गया? Insisted upon adherence to a sequential process of unwinding the long partnership. अब ये लॉन्ग पार्टनरशिप से बस आपको घुमा दिया. ठीक है, राइट. तो ये जो था ये ऑड वन है. अपन अब करते हैं थोड़ा फैक्ट, इन्फ्रेंस और जजमेंट वाले क्वेश्चंस. ओके, तो ये कितने बच्चे हैं अपने? ये वाला ये करें, ये 5 करें कि फैक्ट, इन्फ्रेंस, जजमेंट करें? आप लोग बताओ, वो करें? ओके, ठीक है. मेरे को सब ठीक लगता है, एक तरफ की बात करो तुम लोग. What do you want me to do? Either I will do these 5 or we will start fact, inference, judgment. चलो ये 5 कर लेते हैं, वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे फिर. चलो ठीक है. तो आपको मैं 5 क्वेश्चन करने हैं. आपको मैं 10 मिनट का टाइम 10 मिनट बहुत दे रहा हूँ, 10 मिनट दे देता हूँ. चलो ठीक है, आप कर लो और फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी ये वाले क्वेश्चंस क्योंकि मैंने टाइम नहीं दिया था तो मैं एक साथ टाइम दे रहा हूँ.
राजेश एक साथ कर लो, ऑल 5 वी विल डिस्कस टुगेदर, ठीक है?
ऑलराइट 21 बताओ आंसर्स। गलत 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 गलत, सबका गलत। आंसर है 4th। ओके, अब देखो इन क्वेश्चंस में क्या हो रहा है। अभी तक के जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें ज्यादातर एक कोई पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर था, स्टोरी के फॉर्म में था। यहां पर कुछ स्टोरी वगैरह जैसी चीज नहीं दिख रही। जैसे ही डिफिकल्ट मोड के क्वेश्चंस चालू हुए, ये जनरल किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि इसमें जो टॉपिक है वो क्या है, देखते हैं। नॉर्थ कोरियाज लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस एंड न्यूक्लियर explosions have raised global alarm over the region's safety for travel and tourism, not to mention security during the games। ठीक, तो नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली कुछ कदम उठाया जिसके वजह से रीजन की सेफ्टी पे खतरा आ गया और गेम्स पे भी खतरा आ गया। Seoul has apparently determined that most effective means of allaying those apprehensions। allaying मतलब क्या होता है, कम करना, reduce। apprehension मतलब fear, is to confirm the participation of North Korean athletes। ये अच्छा काम किया। 1 और 2 लिंक दिख रहे हैं। 1 बोल रहा है कि रीजन में खतरा आ गया और नॉट टू मेंशन इवन गेम्स में भी खतरा आ गया है। सियोल ने क्या किया, सियोल ने उस खतरे को कम करने के लिए नॉर्थ कोरिया के एथलीट्स को ही बोल रहा है कि आप भी पार्टिसिपेट कर लो। मतलब नॉर्थ कोरिया को बोल रहा है सेंड यूर डेलीगेशन ऑल्सो। The immediate trigger to the revival of dialogue is the Winter Olympics of 2018। रिवाइवल ऑफ डायलॉग बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। बोल रहा है एक कारण मिल गया है विंटर ओलंपिक्स की वजह से दोनों के बीच में डायलॉग रिवाइव हो सकते हैं। 4th, द गेम्स आर टू बी हेल्ड। ये प्योरली गेम्स के बारे में है, जो कि बिल्कुल रिलेटेड लग रहा है। इसी वजह से तो हम फंस रहे हैं, बिल्कुल रिलेटेड लग रहा है। सब में गेम्स की बात हो रही है, इसमें गेम्स की बात नहीं हो रही। सब्जेक्ट मत देखो, आइडिया देखो। 5th बोल रहा है द डिफरमेंट ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद द यूएस lends further credibility to Mr. Moon's overtures to the north। Mr. Moon's मतलब साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यूएस के साथ करता है उसको भी डिफर कर दिया है, उसको पोस्टपोन कर दिया है। और इससे नॉर्थ कोरिया को वो एक और सिग्नल देना चाह रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। ठीक है, ओवरचर्स टू द नॉर्थ एज मच एज इट एक्सुएट्स China's concern। एक्सुएट्स मतलब अगेन रिड्यूसेस। बोल रहा है ये एक ही चीज के साथ, यूएस के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज करते थे उसको भी आगे कर दे रहे हैं, जिससे कि नॉर्थ कोरिया को भी एक सिग्नल जा रहा है और चाइना की भी कंसर्न कम हो रही। तो चाइना की कंसर्न से हमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं था। हम ये देख रहे थे कि रीजंस फॉर डायलॉग। तो स्पोर्ट्स से वो ट्रिगर हुआ। कैसे ट्रिगर हुआ स्पोर्ट्स से, क्योंकि उस स्पोर्ट्स पे थ्रेट आने लगा। तो सियोल ने एक अच्छा काम किया, नॉर्थ कोरिया को बोला आप भी पार्टिसिपेट कर लो। और 5 बोल रहा है कि और उसने अपनी यूएस के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज रहती उसको भी डिफर कर दी। ठीक है, आइडिया पकड़ के चलना, ये वाला इजी है, ये सब सही करोगे। हाँ, ये सबके अभी तक सही आ रहे हैं। मोमेंट ऐसे सही आते हैं, सब गलत आने लग जाते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑल अदर रिलेट्स टू द नेगेटिव साइड्स ऑफ बिटकॉइन एक्सेप्ट 4, बट दिस इंट्रोड्यूसेस इट। ठीक है, 1 तो बस एक ऐसे बता रहा है कि कैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें। ठीक है, चलो देखो, इट स्टार्ट्स विथ 4। इन्वेस्टमेंट इन बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज इंक्रीज ट्रिमेंडसली इन इंडिया ओवर द पास्ट ईयर्स। ठीक, ये इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, a number of investors daunted by high price of bitcoin have put their money in often spurious cryptocurrencies only to lose it all।
बोल रहे बिटकॉइन का तो में तो पैसे, बिटकॉइन बहुत महंगा है, तो क्या क्या लोगों ने दूसरी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा दिया, लेकिन ये दूसरी करेंसी स्प्यूरियस है, स्प्यूरियस मतलब डाउटफुल है, यहां से पैसा लूज हो सकता है। फिफ्थ उसकी बात कर रहा है। सेकंड क्या बात कर रहा था, बट मोस्ट न्यू यूजर्स नो क्लोज टू नथिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी और हाउ टू वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी। तो 4 के बाद आता 2 कि इन्वेस्टमेंट इन बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी बहुत तेजी से बढ़ा है, बट बहुत कम नए यूजर्स को पता है टेक्नोलॉजी के बारे में या कैसे वेरीफाई करें कि कोई सी क्रिप्टो करेंसी सही है या नहीं है। ठीक, फिर आया 5 कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा है, स्प्यूरियस करेंसीज में पैसे लगाते हैं। फिर आएगा 3 कि इवन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी ऑपरेटर्स जो ऑपरेट करते क्रिप्टो करेंसी वो भी कह रहे हैं कि 90% करेंसीज तो स्कैम है। अब आप 1 को पढ़ के देखो, transactions that occur through the use and exchange of the alternative coins are independent from formal banking system and therefore can make tax evasion simpler for individual। हम यहाँ पर बाकी 4 में क्या बात कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस तो हुआ था 4 से, बाकी सब में क्या बात कर रहे थे कि जो गलत क्रिप्टो करेंसी है उसमें पैसे लगाने का नुकसान। 1 क्या है, 1 ये बता रहा है कि क्रिप्टो करेंसी से कैसे टैक्स बचता है। ठीक है, तो 1 इज द ऑड वन आउट। ठीक, फिर से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाला तो इजी था, ये डिफिकल्ट है। इसका आंसर है 2, क्योंकि देखो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, फिर से पांचों में वो चाइना इंडिया के डोकलाम इश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, पांचों स्टेटमेंट उसके बारे में, पांचों। बट बाकी 4 जो है वो किस बारे में बात कर रहे हैं, वो उस बारे में बात कर रहे हैं कि दोनों का जो मिलिट्री एग्रेशन था वो उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया है। चाइना का स्टेटमेंट एग्रेसिव वाला था, इंडिया का मेजर्ड वाला था। दोनों डिफरेंट वर्जन्स क्यों दे रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट क्या हुए थे। ठीक है, राइट। तो देखो 4th से चालू होगा, द सेपरेट अनाउंसमेंट बाय इंडिया एंड चाइना दैट डोकलाम मिलिट्री स्टैंड ऑफ हैज एंडेड आर अ वेलकम साइन दैट डिप्लोमेसी हैज प्रिवेल्ड ओवर द हार्श रिटोरिक फॉर 10 वीक्स। दोनों का सेपरेट अनाउंसमेंट हुआ। चाइना ने क्या अनाउंस किया, चाइना ने यह अनाउंस किया कि इंडियन ट्रूप विड्रॉ कर लिए। इंडिया ने क्या अनाउंस किया, इंडिया ने मेजर्ड अनाउंसमेंट किया, उन्होंने बोला कि दोनों तरफ के लोग जो है वो डिसएंगेज हो गए और इंडिया चाहता है डिप्लोमेटिक तरीके से रास्ता निकालना, चाइना जो है वो रेटोरिक चाहता है। 5th बोल रहा है कि दोनों अलग अलग वर्जन क्यों दे रहे हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड है और टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट जानना जरूरी है। ये भी उसी के बारे में है कि ये 10 की अब तक के सबसे बड़ी बॉर्डर एक्सरसाइज थी, बट बाकी 4 के आइडिया से मैच नहीं कर रहा है, बाकी 4 में जो आइडिया है उससे सेकंड मैच नहीं कर रहा है। ओके, तो आंसर वाज 2। ये वाला इजी है। ओके बेटा, मेरे को लग रहा है तुम लोग ना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो या इजी हो, तुम लोग बस ये देख रहे हो कि सब्जेक्ट कुछ अलग है तो उसको मार्क कर दो। दिस इज नॉट द आंसर, 2 इज नॉट द आंसर, आंसर इज 3। आपसे क्या पूछ रहा है देखो,
our digitally advanced and technologically driven age has sped up the rate and access of media products. So it is crucial to analyze the reality present in today's film that are consumed all over the world. फिल्म में जो अब जो रियलिटी है, जो आज की फिल्मों में दिखाई जाती है और जो पूरी दुनिया में देख रहा है, उसको एनालाइज करना जरूरी है। फिल्मों में दिखाई हुई रियलिटी को एनालाइज करना जरूरी है। सेकंड क्या बोल रहा है? If women have more rights, power and voice in today's society, is this reality being reconstructed on screen? उसी तरीके की बात कर रहा है कि क्या ये स्क्रीन में भी दिख रही है क्या ये रियलिटी? Third, no academic work focuses on the visual image of film over very recent past and the meaning. देखो इसमें कोई रियलिटी की बात नहीं की है। Fourth, फिर से वही बात कर रहा है। To what extent are we actually consuming real images and to what extent are images just perpetuations of antiquated thought? फिर से रियलिटी की बात कर रहा है जो मूवीज में दिखाई जा रही है। फिफ्थ से चालू होता, फिल्म्स एंड आर कल्चरल आर्टिफैक्ट्स दैट सपोजिटली रिफ्लेक्ट रियलिटी। फिल्म्स जो है वो रियलिटी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, बट क्या वो करते हैं? 5 से चालू हो रहा है। फिर वो जाता सेकंड वाले में कि विमेन के बारे में वो क्या दिखा रहे हैं, जैसे रियल वर्ल्ड में होता है वैसा ही दिखा रहे हैं। ठीक है, आंसर इज थर्ड, जो कि एकेडमिक वर्क के बारे में आ गया है, ना कि फिल्म, ना कि रियलिटी, किसी से उसका लेना देना नहीं। क्लियर है क्या? इज इट ओके? जिनका गलत हुआ, आयुषी, आयुषी तुम रुकना क्लास के बाद। लास्ट, बहुत डरावना है क्वेश्चन। ओके, चलो इसको मैं समझाता हूं, ठीक है? सारे सेंटेंसेस में समझाता हूं, फिर आप देखना कि क्या है। ओके, our social experience of capitalism is a historical product, a human construct, not necessary or eternal truth following from human nature, God's will or progress of history। बोल रहा है जो कैपिटलिज्म है ना, ये एक हिस्टोरिकल प्रोडक्ट है, इंसान ने बनाया है। कैपिटलिज्म जो है वो इंसान ने बनाया है, ह्यूमन प्रोडक्ट है, इटर्नल ट्रुथ नहीं है, भगवान की मर्जी नहीं है, नहीं प्रोग्रेस ऑफ हिस्ट्री का कुछ वो, इट्स अ ह्यूमन कंस्ट्रक्ट। ठीक। सेकंड बोल रहा है, इंडीड मेनी ऑफ अस बिकम द काइंड ऑफ पीपल हु मर्ज विद इकोनॉमिक रियलिटीज एंड thus become inured to or unconscious of any brutality in the normality of it। अब ये लाइन क्या बोल रही, इसका मतलब समझो पहले, इंडिपेंडेंटली सबका मतलब समझते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है यह सच है कि हम में से बहुत से लोग इकोनॉमिक रियलिटीज के साथ मर्ज हो जाते हैं और हमें नहीं समझ में आता कि उस इकोनॉमिक रियलिटी में कितनी खराबियां हैं। मतलब बोलने का मतलब ये है कि हम में से बहुत सारे लोग सिस्टम का, इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं और हमें उसकी खराबियां नहीं दिखती। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैपिटलिज्म में कोई खराबी होगी, आप सबको ये टर्म्स पता है क्योंकि अपन ने इक्लेक्टिक रीडिंग काफी डिटेल में किया था। कैपिटलिज्म की कोई बुराइयां हैं तो अगर मैं इंडिया में कैपिटलिज्म है मान लो, तो मुझे वो खराबियां नहीं दिखेंगी, मुझे वो सच्चाई लगता है कि ऐसा ही है, राइट? सो वी आर इन्योर्ड टू, इन्योर्ड मतलब फर्क नहीं पड़ता, हमें पता ही नहीं है, हम अनकॉन्शियस है किस चीज से, कि ब्रुटैलिटी ऑफ सच इकोनॉमिक रियलिटी, हम उसके पार्ट हो गए। ये सेकंड बोल रहा है। पहला क्या बोल रहा था? कैपिटलिज्म ह्यूमन का बनाया हुआ चीज है, कोई भगवान ने नहीं बनाया है, कोई सच्चाई नहीं है, इटर्नल ट्रुथ नहीं है, हमेशा से है वैसा नहीं है इटर्नल ट्रुथ मतलब। सेकंड बोल रहा है हम सिस्टम के पार्ट हो जाते हैं तो हमें ब्रुटैलिटी नहीं दिखती। थर्ड,
Dear reader, just as you don't believe in witches, goblins, and fairies, or in vampires, werewolves, and magic, you should have as little faith in the concept and theories of an economics that takes capitalism for granted and constructs an economic man in its image. बढ़िया बोल रहा है डियर रीडर, जिस तरीके से आप विचेस, गॉब्लिन्स, वैम्पायर्स इनमें बिलीव नहीं करते हो, उसी तरीके से आपको कैपिटलिज्म को भी ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। मतलब ये नहीं कह रहे कि बिलीव मत करो, तो बोल रहे डोंट टेक इट एज ग्रांटेड। और इकोनॉमिक इमेज जो बनाई, इकोनॉमिक मैन की जो इमेज बनाई है, उसको भी ग्रांटेड मत लो। क्यों ग्रांटेड मत लो? क्योंकि ह्यूमन ने बनाया, भगवान ने थोड़ी दिया है। ओके, कुछ इस तरीके की बात होगी। फोर्थ, if the institutions of democracy and the laws of property are more than ever on the side of 1%, then it's time to struggle and take back control. बोल रहा है अगर डेमोक्रेसी और लॉ ऑफ प्रॉपर्टी सिर्फ 1% लोगों के साथ है, तो ये समय आ गया है कि हम कंट्रोल वापस ले लें। अभी समझ में नहीं आ रहा है, ये सबसे ऑड वन लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं फिफ्थ क्या बोल रहा है। You know that social system has been radically otherwise in the past. पास्ट के सोशल सिस्टम बहुत अलग थे, अभी का सोशल सिस्टम अलग है, कैपिटलिज्म अलग है। दैट मनी इज रिलेटिवली रीसेंट हिस्टोरिकल इन्वेंशन। पैसा तो अभी अभी हमने इन्वेंट किया है। वही बात हो रही ना, कैपिटलिज्म इटर्नल ट्रुथ नहीं है, ह्यूमन ने बनाया है। वही चीज बोल रहा है, पैसा तो अभी अभी इन्वेंट हुआ है। एंड दैट एवर एक्सपैंडिंग स्पाइरल ऑफ कैपिटलिस्ट अरेंडाइजमेंट बेनिफिटिंग अ टाइनी माइनॉरिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ पास्ट फ्यू डेकेड्स। और बोल रहा है जो कैपिटलिज्म से सिर्फ कुछ लोगों को फायदा होता है, ठीक है, वो पिछले कुछ सालों से ही हो रहा है। ठीक है, टाइनी माइनॉरिटी को फायदा, और 99% लोग जो है वो ऑस्टेरिटी में रहते हैं। ऑस्टेरिटी में रहते हैं मतलब कमी में रहते हैं। ये 99% लोग कमी में रहते हैं, ये 1% के पास प्रॉपर्टी है। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी इनके तरफ है, इनके पास कम चीज है। तो 5 और 4 तो साथ में है। और कौन कौन से साथ में होंगे? 3 तो रहेगा ही, 1 भी रहेगा। 2 इज समथिंग विच इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आई होप अब समझ में आया होगा जब मैंने उसे एक्सप्लेन किया। गॉट इट? राइट। तो डेफिनेटली लास्ट के जो 4-5 क्वेश्चन थे काफी डिफिकल्ट थे। इतने डिफिकल्ट कैट में नहीं आते। फॉर कैट यू कैन एक्सपेक्ट लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चंस, उतना आप एक्सपेक्ट करो। ये इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं। ठीक है, मतलब तीन आएंगे, तीन मैक्सिमम 4, 3 to 4 आएंगे। 4 आते हैं तो कोई एक आध ही इतना डिफिकल्ट होगा। जनरली नॉर्मल रेंज रहते हैं जो हमने लेवल 1 लेवल 2 किए थे। ठीक है, ऑल राइट। तो नेक्स्ट टाइम अपन, बहुत अच्छा लगा मेरे को तुम लोग शीट करके आए थे, नहीं तो इसको करने में 2 क्लास लगती। नेक्स्ट टाइम वी विल डू द रिमेनिंग पार्ट, फैक्ट, इन्फ्रेंस एंड जजमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। प्लीज इसको खत्म करके आना, तो इसमें 30 मिनट्स लगेंगे और फिर अपन वो वाले पैराजम्बल्स चालू करेंगे। मे बी 30-45 मिनट्स, वॉट एवर इट टेक्स, बट प्लीज सॉल्व एंड कम फैक्ट, इन्फ्रेंस, जजमेंट। ओके, वॉट एवर यू कैन अंडरस्टैंड करके आना। ठीक है, ओके, या you can leave. Okay. अच्छा, पैसेज के आंसर्स मैं आपको भेज देता हूं अभी। ठीक है, मैं आपके ग्रुप में डाल देता हूं आंसर्स पैसेज। जिसको डाउट है वो रुके, बाकी लोग जा सकते हैं, या जिसको मैंने रुकने बोला है। प्राची आप हो?
हाँ आयुषी, यस सर। तुम मेरे को कुछ बताने वाली थी, तुम्ही से बात हुई थी ना कि कहाँ यस सर, यस प्रॉब्लम हो सर। रहा है इंग्लिश में क्या? यस सर। सर एक्चुअली क्या हुआ, पहले सेक्शनल टेस्ट जितने भी होते थे, टोटल 15 होते थे शायद, वो पूरे एक साथ आते थे। तो जब आपसे मेरी बात हुई उसके बाद मैं सेक्शनल देने गई, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 6-7 सेक्शनल दिए थे, तो मुझे सिर्फ उतने ही दिखा रहे थे, उसके बाद के दिखाई नहीं रहे थे। तो फिर वहाँ पे एक टाइम टेबल आया था, तो मैंने वहाँ गया, तो अब ऐसा हो गया है शायद, जैसे मैंने पढ़ा कि सेक्शनल ना डेट वाइज आ रहे हैं, मतलब पहले कुछ दिन में 3 आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट दिन में 3, ऐसे कर करके बढ़ रहे हैं। तो उसमें सिर्फ उतने ही थे जितने मैं दे चुकी थी, अभी न्यू नहीं आया सर, अभी जुलाई में आने वाला था, तुम्हारा जो मेरे को देना इम्प्रूवमेंट था। हुआ कि नहीं ये बताओ। सर अभी मैंने टॉपिक टेस्ट देना तो चालू किया, क्योंकि सेक्शनल बचे नहीं थे, तो टॉपिक हम्म, में तो थोड़ा बहुत हुआ है थोड़ा। ठीक, ओके, कोई बट एक बार दिक्कत मेरे को हो तो सेक्शनल बताना। देके थोड़ा पता करना पड़ेगा कि एकदम अच्छे से हुआ है कि नहीं, मतलब हाँ टॉपिक में नहीं, सर पता नहीं मैं वही चलता बोला इससे। कि मेरे को ऐसा तुम्हारा नाम देखा, मेरे को ध्यान आया कि तुमसे बात हुई थी, मैं तुमको कुछ बोला था बताने के लिए, वो इसलिए मैं रुकने बोला। ठीक है, सर ओके। एक्चुअली ना आरसी में ऐसा होता है कि मैं सारे तो एलिमिनेट कर लेती हूँ, बट ऐसे 2 बच ही जाते हैं जिसमें मैं कंफ्यूज होती हूँ बहुत ज्यादा, उस और जो ऑप्शन गलत को रहता मार्क है। करना, उस ऑप्शन को मार्क करना जो ज्यादा बैलेंस्ड दिख रहा हो वर्डिंग्स में। ओके सर। ठीक है, यस सर। सर मैं टेस्ट देके आपको मैसेज करूंगी। ओके ओके, हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। देखो, सेकंड वाले को नेगेट करो, ठीक है। आ, इसको नेगेट करके देखेंगे तो क्या आएगा? प्रोविजन ऑफ लिफ्ट इज अ मैटर ऑफ राइट, मतलब लिफ्ट यूज करना मेरा हक है। इसको नेगेट कर दिया तो ये आया कि लिफ्ट यूज करना मेरा हक। अगर लिफ्ट यूज करना मेरा हक है तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जो दिया हो कि प्लीज लिफ्ट मत यूज करो, वो तो यूजलेस हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज अ वैलिड एजम्पशन। अगर कोई चीज तुम्हारा हक है, तुम्हारा राइट है, सरकार या कोई भी इंसान अगर एक इंस्ट्रक्शन दे कि ऐसा मत करो, तो तुम उसको थोड़ी ना मानोगे, बिकॉज इट इज योर राइट।
हम्म।